हाँ, तो आवाज़ आ रही होगी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे माध्यम तकनीकी जो थी, हमने आपको बताया माध्यम तकनीकी उनकी विधियाँ, यानी कि चित्रकला की बात हम कर रहे हैं, चित्रकला के माध्यम तकनीकी विधियाँ। तो उससे संबंधित यानी कि उससे रिलेटिव आज हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। ठीक है, इसमें आपको मैं 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा आगे वाली जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम देंगे आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला, यानी कि उस टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए आप इनको स्टार्ट कर लेते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि अविंद्रनाथ ठाकुर ने किस माध्यम में चित्र बनाए थे। तो अविंद्रनाथ ठाकुर का हमें माध्यम यहाँ पे बताना है। तो उन्होंने जल रंग तकनीकी में कार्य किया था, यानी कि जल रंग तकनीकी कौन सी थी? वाश टेक्निक थी, यानी कि वाश टेक्निक थी। ठीक है, बंगाल शैली में इसका क्या हुआ था? प्रयोग किया गया था। बंगाल शैली का संस्थापक आपके अवनींद्रनाथ टैगोर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका प्रथम चित्र जो था वाश टेक्निक का, वो भी आपको याद रखना है, भारत माता, जो कि वाश टेक्निक में बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि जल रंग माध्यम होता है। तो जल रंग का हमें माध्यम बताना है। तो जल में आपका जल का प्रयोग किया जाता है। तैल माध्यम आपका अलग हो जाता है, जिसे हम ऑयल पेंटिंग कहते हैं। गोंद का प्रयोग आपका टेम्परा में किया जाता है। टेम्परा, अंडा, गोंद वगैरह जो भी चीज़ होती है, इसका प्रयोग आपका टेम्परा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के धरातल के कितने आयाम होते हैं, यानी कि हमें चित्रकला का धरातल का आयाम बताना है। तो चित्रकला की जब बात आएगी तो टू डायमेंशन हो जाता है, यानी कि द्विआयामी। और अगर 3 होगा तो आपका मूर्तिकला हो जाएगा। ठीक है, मूर्तिकला आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका चौथा, जल रंग की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, पॉल सेंटबाई थे, उन्होंने जल रंग की खोज की थी। ये भी आपको याद अच्छे से रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, पारंपरिक भित्ति चित्रों में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पारंपरिक भित्ति चित्र में कह रहे हैं तो भूमि से प्राप्त रंग। ठीक है, भूमि से जो भी मतलब भूमि से प्राप्त होगा उसे हम पारंपरिक भित्ति चित्रों में करेंगे। ठीक है, याद रखना आप। जैसे पहले भूमि से प्राप्त मिट्टी वगैरह, इसी प्रकार से तो लाल काली वगैरह है ना, ये चीज़ें प्राप्त होती थी, तो उसी का प्रयोग उन्होंने क्या कर दिया, दीवारों पे कर देते थे। ठीक है, भित्ति चित्रण पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ठीक है, तो वाश पेंटिंग को हम मतलब आवश्यकता अनुसार, जब तक हमारा चित्र की रचना हमें अच्छा ना देखने को मिल जाए तब तक क्या करो, पानी में डुबाते रहो जितना डुबाना है। ठीक है, अगर आपको संरचना अच्छी देखने को मिल चुकी है तो उसके बाद उसको हटा दो। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई, यानी कि जो हमारी प्रसिद्ध वाश पेंटिंग है वो कहाँ विकसित हुई थी? तो बंगाल शैली में आपकी विकसित हुई थी। बंगाल शैली, अविंद्रनाथ टैगोर, जनक, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज़ पर अच्छा उभरता है? यानी कि जल रंग चित्रण की बात कर रहा है, पोत कौन सा होना चाहिए जिसमें प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा? ठीक है, कौन सा कागज़ है वो? तो वो आपका मोटा खुरदुरा होना चाहिए। यानी कि जल में क्या होता है, कि कागज़ गीला हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कागज़ की नमी चले जाती है, तो इसलिए मोटा खुरदुरा हो तो प्रयोग अच्छा करने को देखने को मिल जाता है, यानी कि उसमें जो चित्र बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसलिए मोटा कागज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो भी खुरदुरा वाला। अगला पॉइंट है आपका 9वां, कह रहा है कि भारत में वॉश पेंटिंग प्रारंभ किया। ठीक है, भारत में वॉश पेंटिंग प्रारंभ किया किसने, मतलब वॉश पेंटिंग प्रारंभ किया था? तो अभी मैंने आपको बता दिया था, अविंद्रनाथ ठाकुर। ये देखिए आप, A.N. टैगोर, यानी कि अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला है आपका निकोलस रोरिक, भी दे रखे इन्होंने यहाँ पे। तो निकोलस रोरिक ने पर्वतों से संबंधित जो चित्र थे उन्होंने बनाए थे। याद रखना, कभी भी पर्वत, पठार वगैरह इनसे प्रश्न पूछा जाए कि चित्र किसने बनाए हैं, तो वो इन्होंने बनाए थे। अगला पॉइंट है आपका, रैपिड स्केच किसे कहते हैं? रैपिड स्केच की बात कर रहे हैं, तो फास्ट स्केच को रैपिड स्केच कहते हैं। ठीक है, 11वां का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाइट टू डार्क किया जाता है, यानी कि लाइट टू डार्क जो हम प्रयोग करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कलर की बात कर रहे हैं। लाइट से डार्क की तरफ अगर हम कलर कर रहे हैं तो किस में वो प्रयोग किया जाएगा? तो लाइट टू डार्क आपका जल रंग में किया जाता है। ठीक है, तैल रंग में क्या होता है? डार्क टू लाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट है, ऑन द स्पॉट पर चित्रण कार्य के लिए माध्यम, यानी कि ऑन द स्पॉट जब हम पेंटिंग करते हैं, जब हमारा कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पर हमें जल रंग का प्रयोग देखने को ज़्यादा मिलता है।
ऑन द स्पॉट जो भी मतलब होता है। बाकी वैसे तैल में भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेन चीज़ ज़्यादा जली में देखने को मिलता है। अगला आपका 13वां का वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित है लेकिन तकनीकी है। तो तकनीकी आपकी जापानी है, ठीक है। वास्तु टेक्निक की बात कर रहा है, इसकी जो रेखाएं वो भारतीय हो गई और जो हमारी तकनीक होगी वो चीनी जापानी आ जाएगी आपका, ठीक है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है 14 का, एक ही बार में रंगों से चित्र पूर्ण होता है। तो एक बार में ही रंगों से चित्र जो पूर्ण हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आला प्राइमरी, आला प्राइमा इसे हम कहेंगे। वैसे प्राइमा तो पहले लगाना पड़ता है चित्र बनाने से पहले। तो एक ही बार में इसमें क्या हो रहा है? चित्र संपूर्ण हो जा रहा है, ठीक है। अगला है आपका 15 का, ग्वास रंगों की प्रकृति होती है। ग्वास रंगों की प्रकृति क्या होती है? तो वो आपकी अपारदर्शी होती है ग्वास रंग। और पारदर्शी में मैंने आपको बताया था जल रंग वगैरह आ जाता है, जल हो गया आपका, एक्रिलिक हो गया, ठीक है। उसके बाद है 16 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आर्द्र माध्यम नहीं है। नहीं की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आर्द्र माध्यम नहीं है, ठीक है। ये पेस्टल रंग हो गया, ये आपका शुष्क माध्यम में आता है। अब मैंने आपको बताया था शुष्क माध्यम में आपका एक चूर्णित भी आता है, चूर्णित यानी कि जो आपका क्या होता है, रंगोली वगैरह आप देखी होगी, लोक कलाएँ जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, पाउडर जैसा होता है, तो वही है। तो पेस्टल भी आपका शुष्क इसमें आता है, आपका शुष्क माध्यम में। अर्ध माध्यम में आपका आता है टेम्परा, वाटर, वास, ये आपका उसमें आ जाता है अर्ध माध्यम में। अगला है आपका इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। प्रारंभ किसने किया था इम्पेस्टो से? तो वो थे आपके जॉन ब्रेट बॉय, ठीक है। जॉन ब्रेट बॉय थे, उन्होंने इम्पेस्टो का कार्य शुरू किया था। अगला पॉइंट है आपका 18वें का, कह रहा है, देखिए पॉइंट नहीं, क्वेश्चन है आपका, किसी चित्र में पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम कहते हैं हैचिंग, ठीक है। कोई भी चित्र है, हमने ऐसे पास रेखाएं खींची और ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे? हैचिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19 का, देखिए चित्र में गोंद मिश्रण ओपेक रंगों का प्रयोग दर्शाता है। यानी कि जिसमें चित्र कोई भी चित्र हो उसमें गोंद का मिश्रण ओपेक जो रंग होंगे वो क्या कहलाएंगे? तो उसे हम कहेंगे, तो वो आपका हो जाएगा ग्वास में प्रयोग किया जाता है आपका गोंद वगैरह, इसमें भी देखने को मिलता है। ओपेक वगैरह की बात कर रहा है, टेम्परा में गोंद अंडा वगैरह होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 20वें का चियारोस्क्यूरो की तकनीकी से चित्र बनाया जाता है। तो चियारोस्क्यूरो की तकनीकी से चित्र किसने बनाया था? वो आपके विंची थे, विंची ने बनाया था। अगला पॉइंट है आपका 21वें का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रेस्को सैको फ्रेस्को बूनो तकनीकी होती है। तो फ्रेस्को सैको भी बताना, बूनो भी बताना। तो ये म्यूरल तकनीकी से हम कहते हैं, ठीक है, आप याद रखें। फ्रेस्को सैको में आपका सूखी भित्ति पर कार्य होता है, ठीक है। और अब फ्रेस्को बूनो जो होता है उसमें गीली भित्ति पर कार्य होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या रहा है, चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं को आसपास संयोजित करके लाइट डार्क का प्रभाव उत्पन्न करना कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं की बात कर रहा है, ठीक है। जब हम छोटे छोटे बिंदु, ये मैंने बताया था आपको, जॉर्ज सोरा ब्राक और नव प्रभाववाद में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टिपलिंग कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बिंदुओं का कार्य होता है। तो नव प्रभाववाद में भी आपको देखने को मिलेगा, जॉर्ज सोरा है, उन्होंने किया था प्रयोग। और ब्राक मैंने गलत बोल दिया, ब्राक आपका घनवादी कलाकार है, शूरा, और वहाँ पर आपके दूसरे कलाकार थे, एक तो सिनियाक भी थे वहाँ पे, दूसरा एक और थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा। पर जॉर्ज सोरा वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है, उन्होंने किया था, शूरा भी बोलते हैं उनको। अगला देखिए आप 23 का, कह रहा है कि तेल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। यानी कि जब हम तेल को मोम के साथ मिलाएंगे तो उस चित्र को हम क्या कहेंगे? तो वो चित्र को हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे एनकॉस्टिक, ठीक है, एनकॉस्टिक हम उसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट यहाँ पे आविष्कार आइक बंदों ने किया था। तो उन्होंने क्या किया था? आइक बंदों ने तेल रंग का प्रयोग किया था, ठीक है, आप याद रखिएगा, तेल रंग का प्रयोग किया था। इसके बाद है आपका
जल रंग का तो पॉल सैंडबॉय हो गया, और छापा कला का थोड़ा मुझे याद नहीं है। तो अगला देखिए 25 का, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। तो अंडा, गोंद, ग्लिसरीन, तो ये उपयुक्त तीनों आपको देखने को मिलेगा टेम्परा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या रहा है कि लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण प्रारंभ हुआ, यानी कि लैटिन ग्रुप के द्वारा चित्रण प्रारंभ कब किस में देखने को मिलता है, यानी कि प्रारंभ हुआ ये एक्रिलिक रंग में हुआ था। लैटिन ग्रुप भाई साहब कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं ना कि मुंह से, मतलब हम छोड़ना भी नहीं चाहेंगे गलत, फिर भी मुंह से गलत छूट जाएगा। तो यानी कि जो शब्द हमारे मुंह पे बार बार आता है कि वॉशरूम या वो भी चीज़ है, तो वही आ जाता है। तो बड़ा ख़तरनाक है, लैटिन बोलेंगे हम इसे ना कि लैटरिंग, तो वही चीज़ हो जाती है। तो ये एक्रिलिक रंग का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में कहा कि एक लेयर में कार्य किया जाता है। ठीक है, एक लेयर में कार्य किस में किया जा रहा है, तो वो होता है आपका, तो आपका पोस्टर कलर होता है। एक लेयर में कार्य करना पड़ता है। अगर हम इसमें दूसरी लेयर या तीसरी लेयर की बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर मतलब कुल मिला के उसमें क्या होता है, धब्बे टाइप के देखने को मिल जाते हैं। इसलिए यार हम क्या करते हैं कि जल्दी हमें पानी लगाना पड़ता है, जल्दी हमें कार्य करना पड़ता है इसमें। चलिए आगे देखिए 28 का देखिए, वाटर कलर मिलते हैं, यानी कि वाटर कलर किस में मिलते हैं, सीसी, टिकिया, ट्यूब, यानी कि तीनों में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिग्राफिटो विकसित हुआ, यानी कि सिग्राफिटो कहाँ पर विकसित हुआ था, तो ये आपका यूरोप में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए 30, तैल रंग के लिए सर्वोत्तम भूमि, यानी कि क्या भूमि होनी चाहिए तैल रंग के लिए, तो भाई आपके लिए आपका है कैनवास। कैनवास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भित्ति पर आपका जब कार्य होता है तो देखो भित्ति में तो हम भित्ति मतलब यानी कि दीवार, तो वहाँ पे हम पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर हम एक्रिलिक गाढ़े रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और काष्ठ फलक में भी हम तैल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तैल रंग जो कैनवास। ठीक है, ये आप याद रखें ना। अगला है आपका 31 का देखिए क्या है कि तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है, यानी तेल बताना हमें, और तैल चित्रण में जो माध्यम होता है कौन सा तेल होता है, तो आपका होता है आलसी का तेल। ठीक है, आलसी का तेल आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 का देखिए क्या कह रहा है कि तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार, तो कौन थे वो थे आपके राजा रवि वर्मा यार, रियलिस्टिक चित्र बनाते थे। ठीक है, इन्होंने भारत में मतलब अपना नाम रोशन कर दिया था। ठीक, ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग भी प्रिंटिंग इन्होंने खोली थी। ठीक है, और राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था आपका 1848 में इनका जन्म हुआ था, और 1906 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध कलाकार हैं और यथार्थवादी चित्रण इन्होंने किया था। भारतीय टेक्निक थी इनकी, भारतीय विषय थे, टेक्निक नहीं, भारतीय इनके विषय थे। जो भी चित्र इन्होंने बनाए तो विषय भारत के लिए इन्होंने, और मैं टेक्निक की बात करूँ तो यूरोप की टेक्निक थी इनकी। ठीक है, यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 33 का देखिए क्या रहा है कि जल रंग हेतु कौन सी तुल्लिका उत्तम होती है, जल रंग के साथ कौन सी तुल्लिका उत्तम होगी, यानी कि तुल्लिका ब्रश की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा ब्रश होगा, तो शेवल हेयर जो ब्रश होता है वो जल रंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है आपका 34 का देखिए क्या रहा है कि विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है, यानी विभिन्न परतों में कार्य, यानी कि अलग अलग परतों में कार्य बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो किस में होता है आपका, तैल रंग, एक्रिलिक और टेम्परा, उपरोक्त में से तीनों, मतलब हम इनमें विभिन्न परतों में कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है, 35 का होगा, तो ये आपका लिखा है, ये जो दिख नहीं रहा आपको, ये वैक्स लिखा है, वैक्स। ठीक है, वैक्स, और एक सेकंड यार, वैक्स नहीं हो भैया, क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा कि ये तो लिखा है ना कांच है, ये तो कांच, मैंने पता चल गया कांच है, कांच से फ्रेम कराकर रखा जाता है, तो कौन सा होता है, जल रंग माध्यम होता है, जल वाला चित्र होगा या पेस्टल होगा, ये पता नहीं चल रहा है ये क्या लिखा है, बाकी कोई नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर जब हम मतलब जल रंग में चित्रण करते हैं, उसे हम पूर्ण कर देते, तो उसका जो चित्र हमने किया है वो कागज़ होता है, तो क्या हम इसको फ्रेम नहीं कर सकते हैं कांच से,
इसे हम जब कान से फ्रेम करते हैं तो ये अच्छा लगता है। अब ये और में तो नहीं होगा ना, लकड़ी तो नहीं लग सकती इसमें, तो शायद जल भी इसका आंसर सही हो सकता है। बाकी ये क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिएगा आप। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वैक्स वार्निश लगाई जाती है। ये ठीक है, वैक्स है, ठीक है। वैक्स कहाँ पर लगाई जाती है, वैक्स वार्निश? तो आपका फ्रेस्को सैको की बात हो रही है। फ्रेस्को सैको यानी कि सूखी भित्ती, ठीक है, सूखी भित्ती पर इसका कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं। 37 का देखिए, कह रहा है कि फ्रोंटास तकनीक की उपयोग की जाती है। कौन सी फ्रोंटास तकनीकी कहाँ पर उपयोग की जाती है, तो आप याद रखना। तो यहाँ पे फ्रोंटाज का लिखा है रब में, तो इसको एक बार देख लेना आप। रब में, ये रब मतलब क्या होता है? ये कैरोशीन वार्निश हो गया, इम्पेस्टो हो गया, ग्लेजिंग हो गया, पर राइट आंसर आपका यही है, रब में। एक बार से चेक कर लीजिएगा आप। अगला देखिए, कह रहा है कि 33 का, तारपीन के तेल का उपयोग किया जाता है। यानी कि तारपीन का जो तेल है उसका उपयोग कहाँ किस में देखने को मिलता है, तो आपका होता है वो तुल्लिका धोने के लिए होता है, और ये आपका तैल चित्रण में होता है। तैल चित्रण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम तैल चित्रण करते हैं तो तुल्लिका यानी कि ब्रश को जब हम धोएंगे, ठीक है, ब्रश होता है तुल्लिका मतलब, तो फिर उसमें हमें ये प्रयोग करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है कि 39 का देखिए, सर्वप्रथम पेंसिल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आप। तो आपका राइट हो जाएगा 1716 ईस्वी में पेंसिल की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, ट्राइबल आर्ट संबंधित है। ट्राइबल आर्ट आपकी जनजाति से संबंधित है, ठीक है, जनजाति कला हम इसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 का देखिए, कह रहा है कि कागज़ की कतरन से बने चित्र कहते हैं। यानी कि जो कागज़ से बने होंगे चित्र, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोलाज, कोलाज पेंटिंग, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को कागज़ से चिपका कर एक आकृति की रचना करना कोलाज कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका, बाटिक कला का जन्म कहाँ पे हुआ था? बाटिक कला का हमें जन्म बताना है, तो इंडोनेशिया में इसका जन्म हुआ था, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 43 का कह रहा है कि तैल रंग में चित्रण कार्य किया जाता है। तो तैल रंग में हम जब चित्रण कार्य करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना पड़ता है? मैंने बताया आपको, छाया से प्रकाश। और जल रंग में होता है प्रकाश से छाया, ठीक है। यहाँ पे छाया से प्रकाश यानी कि डार्क टू लाइट होता है यहाँ पे कार्य। 44 का देखिए, कह रहा है कि जल रंग में की ओर कार्य होता है। अभी आ गए थे क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रकाश और छाया यानी कि प्रकाश से यहाँ पर छाया की तरफ होगा, यहाँ पर छाया से प्रकाश की तरफ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सैंड जल बाइंडर मिला रहता है। तो ये आपका किस में होता है? मास्टर में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ये मतलब उसमें मिला होता है, एक बार इसे देख लेना, मेरे को समझ में नहीं आया ये। अगला देखिए, सैंड जल की बात कर रहे हैं ना, सैंड जल और बाइंडर। अगला देखिए आप 46 का कह रहा है चित्र चित्रण करने की विधि कहलाती है। चित्र चित्रण यानी कि जब हम चित्र करते हैं तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? तकनीकी कहेंगे, जब कोई भी चित्र हम बनाएंगे। अगला है 47 का, देखिए 47 का देखिए क्या कह रहा है, धातुओं के रंग कब बनाए गए थे? तो याद रखना 18वीं सदी में धातुओं के रंग बनाए गए थे, ठीक है, धातुओं के रंग। अगला क्वेश्चन है आपका 48 का, पेंसिल कितनी डिग्री पर दिखाई देती है? तो पेंसिल का हमें यहाँ पर डिग्री बताना है, तो यहाँ पर पेंसिल का 15 डिग्री देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कई बच्चे मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो ऐसी जो पेंसिल हमारी होती है, ठीक है, वहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होगा, आपको ये वाला हिस्सा एक इधर चले जाता है एक, तो यहाँ से जो पॉइंट होगा वो कितने डिग्री पर बनेगा, ठीक है। यहाँ से जो पॉइंट बन रहा है इस पर, तो ये यहाँ पे कोण जो बनेगा वो 15 डिग्री का कोण बन जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 49 का कि सबसे हार्ड पेंसिल होती है, तो वो कौन सी होती है आपकी? 3, अच्छा यहाँ पे 2B 6B 4B, तो H जहाँ पे H लगेगा वही आपकी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। 4H लगेगा तो सबसे ज़्यादा 4H हो जाएगी हार्ड, ठीक है। जितना B लगेगा उतनी सॉफ्टनेस में आएगी पेंटिंग, ठीक है। 2B 6B 8B 9B 10B वो और ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50 का, देखिए कह रहा है कि बाटिक कला का जन्म, अच्छा आ गया था अभी, इंडोनेशिया में हुआ था। तो हमारी आज की सीरीज़ यहीं पे समाप्त हो चुकी है। 50 क्वेश्चन के बारे में हमने जाना, माध्यम तकनीकी विधियां जो थी उनसे रिलेटिव आज हमने जो क्वेश्चन ये देखे। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, ठीक है। और बाकी क्या बताऊं मैं आपको, एक सेकंड।
तो ये वस्तुनिष्ठ पर्सन जो थे वो भी आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं माध्यम तकनीकी वाले। अब आगे हमारा जो चैप्टर चलेगा मैंने आपको बता दिया, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे और फिर पूरे डिटेल के साथ मतलब जितने भी इस बुक में लिखा होगा वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा भी अगर देखने को मिलेगा तो वो भी हम बताएंगे। बाकी आपको मैं LT के नोट्स भी दे रहा हूँ, ओल्ड पेपर भी दे ही रहा हूँ, ठीक है। और साथ में बोर्ड में भी मैं एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, तो बोर्ड में भी मैं आपको अच्छे से समझा लूँगा। चलिए, तो आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।